हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि टाइप ऑफ हमारी स्टोरेज क्या हो, कौन कौन सी होती हैं, इसके अलावा किस किस टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, वो जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में वो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे इन क्वेश्चंस के अलावा मुझे आपको बताने होंगे, तो मैं आपको साथ में नोट करवा दिया करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओसीआर फॉन्ट बेस्ड ऑन अमेरिकन स्टैंडर्ड। यहाँ पे बात करिए, एक हमारा ओसीआर फॉन्ट था जो बेसिकली अमेरिकन थे, उन्होंने एक अपना अलग से फॉन्ट बनाया था, उसका नाम था ओसीआर फॉन्ट। तो जो ओसीआर फॉन्ट था जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के बिहाफ पे वर्क करता था, उसका नाम क्या था, उसको हम क्या बोलते थे? तो उसको हम बोलते थे ओसीआर ए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल याद रखना है ओसीआर स्टैंड फॉर, जो हमारा ओसीआर फॉन्ट होता है नाम, और यहाँ पे ए स्टैंड फॉर अमेरिकन। तो ओसीआर ए हमारा किसका था? अमेरिका का एक स्टैंडर्ड फॉन्ट था ओसीआर के नाम का, जो अमेरिकन के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ओसीआर हमारा क्या होता है, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, और इसका नाम क्या होता है हमारे पास? ऑप्टिकल ऑप्टिकल करेक्टर की जगह यहाँ पे इसको लिखा होता है रीडर, है ना। अगर डिवाइस की बात करें तो रीडर, और की जगह हम अगर किसी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो इसको लिखा होता है रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है कि रिकॉग्नाइज की बात करें तो रिकॉग्निशन, और रीडर की बात करें तो रीडर। तो ओसीआर की फुल फॉर्म होती है, और ये हमारा क्या है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जो बनते थे, अगर कई बार पूछ लिया जाए कि ओसीआर ए एक्चुअल में कब बना था, तो आपने याद रखना है, तो ये फॉन्ट हमारा 1968 में बना था। ओके, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके रिगार्डिंग आपने इसको याद रखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोर द प्रोग्राम एंड डाटा करंटली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। यहाँ पे बात करिए कि ऐसा कौन सी मेमोरी होती है जब आप एक प्रोग्राम या फिर किसी डाटा को करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो आपकी मेन मेमोरी में स्टोर होती है, और मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। याद रखना है, जो भी आपका प्रोग्राम है या फिर कोई डाटा है जो करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, जैसे आप अपना मोबाइल आप रिलेट कर पाते हो, तो मोबाइल में आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, सपोज कर लेते हैं एप्लीकेशन आप चला रहे हो व्हाट्सएप। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है आपके फ़ोन के ऊपर, है ना, सपोज कर लेते हैं आपने यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन की हुई एप्लीकेशन, यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स आ गए, यहाँ पे उनके मैसेजेस को डिस्प्ले हो रहे हैं, तो भी ये आपकी एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन का नाम क्या है? व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप कौन सी मेमोरी के ऊपर चल रही है? तो जिस मेमोरी के ऊपर ये व्हाट्सएप चल रहा है उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं। ओके, और मेन मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम एक्चुअल में किसका पार्ट होता है? हमारे प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, क्योंकि जब हम मेमोरी पढ़ते हैं तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरीज होती हैं इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स में। एक आती है हमारे पास रैम, और दूसरी आती है हमारे पास रोम। ओके, और रैम का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? मेन मेमोरी। तो ऐसे करके क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखना है, जब भी कोई प्रोग्राम या फिर उसका डाटा है, वो जब सीपीयू उसको डील कर रहा होता है, वो कहाँ पे एक उस टाइम पे होता है? वो हमारी रैम के ऊपर वर्क कर रहा होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आपने इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। जो वीडियो होता है उसका एग्जांपल कौन सा है? तो यहाँ पे इजी है, सीआरटी मॉनिटर हमारा क्या है? हमारा वीडियो का एग्जांपल है। सीआरटी के अलावा जैसे हम और कौन सा देखते हैं? एलईडी देखते हैं, एलसीडी देखते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एलईडी को हम क्या बोलते हैं? लाइट एमिटेड डायोड। इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इनको नोट करके लिख लेना है, राइट एमिटिंग, इसको एमिटिंग कर लेना आप, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, और एलसीडी क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ वीडियो होते हैं, मतलब जो आप मॉनिटर स्क्रीन देखते हो ना, उन्हीं के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसके अलावा फोन में जैसे आप देखते हो एमोलेड, है ना, ऐसे एमोलेड करके आते हैं, तो वो टाइप्स हमारे क्या होते हैं? वीडियोस होते हैं, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है, उसके बारे में पूछा है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो हमारी सेमीकंडक्टर जो है उससे, उस टेक्निक से बनी होती है। अब सेमीकंडक्टर एक्चुअल में होता क्या है? ये एक ऐसा मतलब मटेरियल होता है, हम इसको ऐसे बोलते हैं, सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल जो कहाँ लाई करता है, या ना तो ये कंडक्टर होता है ना तो ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है हमारा क्या? सेमी कंडक्टर।
कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सेमीकंडक्टर एक कैसा मटेरियल है, तो हम बताते हैं कि सर ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, मतलब इन दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी इसके पास। अब सेमीकंडक्टर को हम क्यों यूज करते हैं, ये भी आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि सर सेमीकंडक्टर क्या करता है, ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। किस चीज को कंट्रोल और मैनेज करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको क्या करता है, बेसिकली मैनेज करने का और कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। और जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनमें हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, और आप इस चीज को याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये हमारा सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है, ना तो ये पूरा कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर होता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है। और ये बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना होता है, साथ ही साथ इनको कंट्रोल करना हो या फिर मैनेज करना होता है, उसके लिए हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो आपने ये चीज भी इसके साथ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, जो एक तरीके से हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। अब टेम्परेरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ और उसके बाद मैंने उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, तो जो एप्लीकेशन जिस टाइम पे चल रही थी उस टाइम पे मैं तो उसको यूज कर रहा था, उसको मेमोरी दे रहा था, और जैसे मैंने उसको बंद कर दिया तो जो भी उसका टेम्परेरी डाटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो उस टाइप की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। इसके अलावा सपोज कर लेते हैं, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, है ना, और आपके पास क्या है, जब आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे हो, आप कुछ भी अपना टाइप कर रहे हो, पर आपने अभी तक इसको सेव नहीं किया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपने इसको अभी तक सेव नहीं किया है। तो जब आपने सेव नहीं किया है और एकदम से क्या हुआ, यहाँ पे जो इसको इनपुट मतलब लाइट आ रही थी या फिर एनर्जी जा रही थी इसके पास, वो एकदम से मैंने क्या कर दिया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आ गई, मैंने सेव नहीं किया था और साथ में क्या हुआ, जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी थी वो कट होगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, जितना भी आपका रैम के अंदर डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रैम हमारी क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल इन द सेंस कि वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, कि जब तक आप उसको सेव नहीं करते, जब तक आपको दिख रहा है, जब तक उसको कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं, तब तक तो आपको डाटा दिख रहा है। तो जैसे ही गलती से फॉर एग्जांपल लाइट एकदम से चली गई, है ना, तो जैसे लाइट चली जाती है तो वहाँ पे बेसिकली होता है क्या है, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो वहाँ पे होता है क्या, जो भी हमारा रैम के अंदर या फिर जो वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं इसको हम, उसके अंदर जो भी डाटा होता है वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, इरेज क्यों होता है, क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, जब तक आप उसको क्या करते हो, सेव नहीं करते हो। ठीक है, यही कंडीशन अगर हम दोबारा से ले लेते हैं, सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, इस जो डाटा है इसको हमने सेव कर लिया। तो अगर मान लेते हैं इस पॉइंट तक, ये मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, ये इस पॉइंट तक मैंने डाटा को सेव कर लिया और इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, और जैसे लाइट भी चली जाती है, पर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तब भी मेरा जो है डाटा कहाँ तक डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि वो हमारा परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो गया होता है। और परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी होती है, बेसिकली हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अलावा रोम भी हमारी एक टाइप की परमानेंट मेमोरी में ही आती है। ये जब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो अभी के लिए आपने याद रखना है, यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी कौन सी, हमारी रैम यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी है, और इसके अलावा बाकी सारी की सारी कौन सी आएंगी, नॉन वोलेटाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। यहाँ पे बताना है कि प्राइमरी मेमोरी के संदर्भ में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो फर्स्ट जैसे दे रखा है, रैम इज अ कंपोनेंट ऑफ एएलयू, तो ये हमारा एएलयू का कंपोनेंट नहीं होता है। सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी, ये बात भी गलत है कि सीपीयू कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है प्राइमरी मेमोरी के साथ। थर्ड ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, कि जो हमारी रैम होती है ये बेसिकली क्या होती है, हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, सॉरी, यहाँ पे जब इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, कि रैम क्या होता है हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ एएलयू। इनकरेक्ट पूछा था तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या बन जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि रैम क्या होता है, ये कंपोनेंट किसका होता है, बेसिकली ये प्राइमरी मेमोरी का कंपोनेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं, एक आती है रैम और दूसरी आती है हमारे पास रोम। तो यहाँ पे वो बोला था कि आपने बताना है कि रिलेटेड टू प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा यहाँ पे, कि रैम इज अ कंपोनेंट ऑफ एएलयू, तो रैम कंपोनेंट नहीं होता है एएलयू का बेसिकली। ठीक है, रैम क्या है, एक हमारी अलग से मेमोरी है।
और किस टाइप की मेमोरी की कैटेगरी के अंदर आती है, वोलेटाइल मेमोरी आती है। ठीक है, बाकी तो सारा यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू प्राइमरी मेमोरी वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज नीड टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली। उसको मतलब ऐसी मेमोरी होती है जिसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल पहले बताया, वहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारी रैम होती है, रैम को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पावर सप्लाई देते हैं, ताकि क्या है उसके अंदर जो डाटा है वो डिलीट ना हो जाए। जैसे पावर कट होती है और अगर हम डाटा सेव नहीं किया होता है तो रैम क्या करती है, अपने डाटा को क्लियर कर देती है, खाली कर देती है। तो ऐसी मेमोरी कौन सी है जिसको हमें कंटिन्यूसली चार्ज देना पड़ता है, हमें रैम को देना पड़ता है। और आपने याद रखना है, जो हमारी डी रैम होती है इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रैम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डी रैम की बार फुल फॉर्म भी पूछते हैं तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक, आर से रैंडम, ए से हमारी एक्सेस और एम से हमारी मेमोरी। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। और जो हमारी एस रैम होती है, ये बार पूछ लिया जाता है, जो हमारी कैशे मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है, तो हमारी एस रैम से बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लिख लेना है नोट करके, कि जो हमारी कैशे मेमोरी होती है, जो हमारी कैशे मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है हमारी, बेसिकली इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी होती है वो कौन सी होती है, एस रैम होती है। ये एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेमीकंडक्टर मेमोरी डायनेमिक रैम स्टोर ईच बिट इंफॉर्मेशन। जो बेसिकली हमारी डायनेमिक रैम होती है, एक्चुअल में किस टाइप की मेमोरी होती है, हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारी रैम होती है वो सेमीकंडक्टर होता है, तो ऑब्वियसली जो डी रैम या फिर इसको नॉर्मल हम रैम बोलते हैं, पर अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो इसको डायनेमिक रैम बोलते हैं। उसमें हर एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी मान लेते हैं ये मेरी रैम है, इस रैम का साइज कितना है, सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जो मेरे पास ये रैम है, इस रैम का स्टोरेज कितनी है, इस रैम की स्टोरेज आप बता पाओगे सर, इसकी स्टोरेज कितनी है, 8 बिट। कि इसके पास कितने 8 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स 7 और बॉक्स 8। मतलब इसके अंदर सिर्फ मैं टोटल 8 बिट ऑफ डाटा डाल सकता हूँ, या फिर बोल सकते हैं कि 8 कोई चीज़ है उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो वही चीज़ बोलिए कि जो हमारी डायनेमिक रैम होती है तो उसका जो हर एक बॉक्स होता है वो किससे बना होता है उसके बारे में पूछा है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कि जो आपकी डायनेमिक रैम होती है उसमें जो हर एक आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये बॉक्स किससे बने होते हैं, आपके कैपेसिटर से बने होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर बन जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बिट का मतलब क्या है, कि जो आपका ये बॉक्स है, बिट बिट हमेशा क्या होता है, या तो 0 या तो 1। तो आपके जितने भी बॉक्सेस हैं इसमें आप या तो इसको ले लेते हैं, या तो इस बॉक्स के अंदर आप क्या रख सकते हो, एक टाइम पे 0 रख सकते हो, अगर 0 नहीं होगा तो आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। मतलब दोनों में से कोई एक आप वैल्यू यूज कर सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फ्लोइंग वाइडली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी को हम बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, बेसिकली मैंने आपको अभी यही समझाया, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे वही पूछे जाते हैं, बस आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मेन मेमोरी क्या होती है हमारे पास, मैंने क्या बोला, मेन मेमोरी हम किसको बोलते हैं, रैम। और रैम को टेक्निकल टर्म में हम सबसे ज़्यादा कैसे क्या यूज़ करते हैं, हम डी रैम बोलते हैं। जो हम नॉर्मली रैम रैम बोलते हैं ना, हमारे मोबाइल में इतनी रैम है या फिर हमारे इसमें कंप्यूटर में इतनी रैम है, तो उसी को टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, डी रैम बोलते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम द टर्म कैशे मीन। जो हमारी कैशे होती है ये बेसिकली क्या होती है, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो हमारी कैशे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो बेसिकली हमारे जो कैशे होती है इसमें लिखा है स्मॉल बट फास्टर मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड अ मेन मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट ही यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि कैशे क्या होती है, मैंने आपको ये चीज़ सबसे पहले बताई थी जब हमने मेमोरी का टॉपिक पढ़ा था, मैंने बताया था रजिस्टर आता है, रजिस्टर के बाद सबसे नेक्स्ट कौन सी मेमोरी आती है, हमारी कैशे मेमोरी आती है। कैशे के बाद हमारी मेन मेमोरी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोल देते हैं। ओके, तो वही चीज़ बोली है कि कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी कैशे होती है वो क्या होती है, स्मॉल बस्ट फास्टर मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड अ मेन मेमोरी। तो देखो सीपीयू जिसको हम बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर बोल रहे हैं, सीपीयू और जो हमारी मेन मेमोरी है जिसको हम रैम बोलते हैं, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी लाई कर रही है, हमारी
कैशे मेमोरी लाई कर रही है। और कैशे मेमोरी हमारी किससे बनी होती है? हमारी एस रैम से बनी होती है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। और जो आप नॉर्मली रैम बोलते हो वो रैम आपकी किससे बनी होती है? डी रैम से। तो ये चीज़ भी पूछी जाती है। अब देखो, डी रैम और एस रैम में सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन होती है? एस रैम हमारी कॉस्टली होती है, डी रैम हमारी एज कंपेयर टू एस रैम सस्ती होती है। ओके, पर स्टोरेज की बात करें तो डी रैम के पास ज़्यादा स्टोरेज आती है और एस रैम के पास कम स्टोरेज आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको अपने माइंड में रखने हैं ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोम। अब रोम क्या है? मैंने आपको एक चीज पहले बता दी। रोम हमारे पास से सबसे पहले पॉइंट आता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपने याद रखना है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है? रोम होती है। सेकंड पॉइंट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, उसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम। यहाँ बोला है कि अगर आपको बताना है कि जो रैम है, जो एक्चुअल में किसका पार्ट है? हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। तो उसको, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने बतानी है। तो देखो, जो रैम होता है तो ये चीप तो होती नहीं, तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड लिखा है वोलेटाइल एक्सपेंसिव बट स्लो एक्सेस, तो स्लो एक्सेस नहीं होता इसमें, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड दे रखा है एक्सपेंसिव होती है, वोलेटाइल होती है, फास्ट एक्सेस होता है, तो इसमें यहाँ पे थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और फोर्थ में लिखा था फास्ट एक्सेस और नॉन वॉलेटाइल, पर नॉन वॉलेटाइल नहीं, ये वॉलेटाइल होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो थर्ड हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा कि जो हमारी रैम होती है वो एक्सपेंसिव होती है, वॉलेटाइल इन नेचर होती है, मतलब टेम्परेरी होती है, और उसका जो एक्सेस होता है, जिसको मतलब हम ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो प्रोग्राम और डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब वो फास्ट एक्सेस होता है, एक्सेसिबल होती है। तो यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ये हमारी क्या है? रैम की एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो टाइप ऑफ रोम नहीं है। ओके, तो फर्स्ट दे रखा है डबल ई रोम, सेकंड दे रखा है डी रोम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास डी रोम, क्योंकि डी रोम कोई भी टाइप ऑफ रोम नहीं होता है। जब हम एक्चुअल में रोम पढ़ते हैं, रीड ओनली मेमोरी पढ़ते हैं, उसमें हम इसको बाइफ्रिकेट करते हैं तीन टाइप्स में। एक आती है हमारे पास पी रोम, जिसको हम प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। एक आती है हमारे पास ई पी रोम, और एक आती है हमारे पास डबल ई पी रोम। तो ये हमारे पास जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, जो हमारी किस टाइप की मेमोरी होती है? नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, तो आपके आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि जो हमारी रोम होती है वो हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? कि वो परमानेंट मेमोरी होती है, कि इसके अंदर आप कुछ एक बार लिख दो तो वो वैसा का वैसा ही रहता है जब तक आप उसको इरेज नहीं कर दो। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है प्रोग्रामेबल। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं प्रोग्रामेबल, और बाकी तो सेम ही है, रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम में फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपने लिखना है इसको, इसको बोलते हैं हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, और यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी, इसको आपने पूरा लिख लेना है नोट्स में। फिर जो डबल ईपी रोम होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये हमारे पास टाइप ऑफ जो रोम है जो इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो इन रोम को हम आगे क्यों क्लासीफाई करते हैं, तो आपने याद रखना है जो हमारा पी रोम होता है, जो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जो आपका पी रोम होता है ये एक्चुअल में टाइप ऑफ रोम ही है, पर अगर आपने इसके अंदर एक बार डाटा लिख दिया उसके बाद आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आपने एक बार डाटा लिख दिया तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ईपी रोम में अगर आपको डिलीट करना है तो इसके लिए आपके पास क्या, आप किसका यूज करते हो? आप लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी, और इसी कोई ऑप्शंस में क्या दे रखा होता है? यूवी रेस, कि आप यूवी रेस का यूज करते हो किस चीज को? डाटा को डिलीट करने के लिए। मतलब एक बार आपने डाटा लिख दिया होगा, उसको आप फिर से डिलीट करोगे यूवी रेस की हेल्प से, और उसके बाद फिर से डाटा उसके ऊपर लिख पाओगे। पर ये काम आप इसके साथ नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करते हैं? डू नॉट री राइट, कि मतलब इसके ऊपर हम दोबारा से डाटा नहीं लिख सकते। और दूसरे में हम क्या कर सकते हैं? यूवी रेस से पुराना डाटा डिलीट कर सकते हैं और नया डाटा हम मतलब ऐड कर सकते हैं। और जो हमारा डब्ल्यूपी रोम है इसमें हम क्या करते हैं? पहले हम यूवी रेज मतलब लाइट एनर्जी का यूज कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इससे ही हम क्या कर रहे हैं? डाटा को
डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर सकते हैं, नया डाटा हम क्या कर सकते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट था इन तीनों मेमोरीज में क्या डिफरेंस है। ये बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन वेरी स्मॉल साइज स्टोरेज यूनिट कॉल्ड रजिस्टर। तो रजिस्टर किसके पास होता है, रजिस्टर इज द इंटरनल पार्ट ऑफ अ सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ये आपने एक चीज़ याद रखनी है। जबकि रजिस्टर होता है ये बेसिकली एक हमारा प्रोसेसर के अंदर एक मेमोरी होती है, ठीक है। और जो हमारे रजिस्टर होते हैं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ आपको, जबकि रजिस्टर होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, एक तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है तो रजिस्टर होती है। उसके बाद हमारी कैशे आती है, क्योंकि जब मेमोरी हिरार्की पढ़ते हैं उसके बिहाफ पे फिर आगे चलता है, पर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारी रजिस्टर होती है। उसके अलावा रजिस्टर के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन टाइप्स ऑफ रजिस्टर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पीसी पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आनी होती है, जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे आप अपने क्या कर रहे हो, आप प्लस का प्रोग्राम चला रहे हो, ऐड का प्रोग्राम चल रहे हो। सबसे पहले आपने लिखा कि आप क्या करोगे, इनपुट करोगे, कोई डाटा ए है। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे कोई भी डाटा, सपोज कर लेते हैं उसका नाम बी है। डाटा ए के अंदर 10 पड़ा है और बी के अंदर 20 पड़ा है। और 3 हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ऐड ए और बी को, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको कहीं पे जाके सेव करेंगे। तो मेरे पास ये क्या बन गई, 4 इंस्ट्रक्शंस बन गई। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, सबसे पहले मान लेते हैं जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस लोकेशन से, सबसे पहली लोकेशन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसको भी कहीं ना कहीं तो स्टोर किया होगा। तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली एक हमारे पास रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। जो क्या कर रहा है, आपकी इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है। आपके पास देखो अभी करंटली कितनी है, 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो 4 में से जो पहली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो किसने स्टोर करी होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने अपने पास स्टोर करी होगी। इसके अलावा इसके आगे वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, करंटली जो अभी काम कर रही है, जो पर उसके आगे वाली भी तो इंस्ट्रक्शन है। तो जो उसके आगे वाली इंस्ट्रक्शन होगी, वो कौन सी इंस्ट्रक्शन आपकी, 20। तो ये 20 किसके पास होगा, ये 20 आपका प्रोग्राम काउंटर के पास होगा। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी उसको अपने अंदर स्टोर करता है। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं इट होल्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसको आप पूरा लिख लेना, इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, एग्जीक्यूटेड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, तभी मैंने आपको इस चीज़ को बता दिया कि जो आपका प्रोग्राम काउंटर है ये क्या होता है, और मैंने एज ए एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया, और आप इस चीज़ को ईजिली अब रिलेट कर पाओगे। क्योंकि फर्स्ट जो है उसको तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने अपने पास होल्ड करके रखा होगा, पर इसके बाद सेकंड नंबर वाली ही इंस्ट्रक्शन आएगी, वो कौन बताएगा, वो हमें प्रोग्राम काउंटर बताएगा। और प्रोग्राम काउंटर क्या बताएगा कि इसके बाद आपकी सेकंड नंबर वाली इंस्ट्रक्शन आएगी। फिर जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास सेकंड नंबर वाली इंस्ट्रक्शन चली जाएगी, तो थर्ड नंबर वाली इंस्ट्रक्शन आएगी, वो कौन बताएगा, वो फिर से प्रोग्राम काउंटर बताएगा। मतलब क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन आगे पीछे शिफ्ट होती रहेंगी। तो ऐसे करके हमारा जो है सिस्टम वर्क करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डाटा टू बी प्रोसेस्ड रिमेन इन द, जो भी डाटा हम प्रोसेस करते हैं वो कहाँ पे रहता है उसके बारे में पूछा है। तो देखो जो भी आप डाटा प्रोसेस करते हो वो बेसिकली हमारे पास जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं वहाँ पे होता है। और मेमोरी यूनिट कौन सी है यहाँ पे, बेसिकली जो हमारी बेसिकली जो प्रोसेस्ड डाटा कहाँ हो सकता है, किसी भी मेमोरी यूनिट में। और वो मेमोरी यूनिट कौन सी हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है या तो आपका रैम हो सकता है। ठीक है, अभी इन दोनों में से कोई क्लैरिफाई इन्होंने पूछा नहीं है, बस ये पूछा है कि इन जनरल जो अभी आपका डाटा है वो प्रोसेस कहाँ होता है, वो किसी ना किसी मेमोरी यूनिट में होता है। ओके, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रैम। तो रैम की इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्मॉलर। ठीक है, कि जो हमारी रैम होती है, देखो सबसे एक तो फास्टेस्ट मेमोरी होती है रैम, एक्सपेंसिव भी होती है, जो हमने पहले भी देख लिया। इसके अलावा हाई पावर कंजप्शन होती है। इसके अलावा और मैंने क्या बताया, रैम क्या होती है हमारे पास, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब टेम्परेरी मेमोरी होती है। जिसका मतलब क्या होता है
कि जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है व्हेन द डिवाइस इज स्विच्ड ऑफ। तो इसको आपने ऐसे नोट करके लिखना है अगर कॉपी पे, कि रैम क्या होती है हमारे पास, रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी, ओके, या फिर वॉलेटाइल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स द डाटा इज लॉस्ट। कब लॉस्ट होता है, तो व्हेन द डिवाइस इज पावर ऑफ या फिर स्विच ऑफ। ठीक है, जब आप डिवाइस क्या करते हो, पावर ऑफ करते हो, या तो डिवाइस क्या हो जाता है आपके पास, स्विच्ड ऑफ हो जाता है। इस केस में क्या होता है, जो भी डाटा होता है हमारा किसी भी प्रोग्राम का या फिर कोई भी चीज़ जो हमने अभी तक सेव नहीं करे होता है, वो सारा सारा डिलीट हो जाता है। तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। पर एक चीज़ और है, जितने भी आपके करंट के, जो मैंने हमने हमने ऊपर भी देख लिया, करंट की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशन का जो भी डाटा है, वो सारा सारा कहाँ पे मतलब एक तरीके से चलाया जाता है या फिर एग्जीक्यूट करवाया जाता है, हमारे रैम के ऊपर वो चलाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इनको नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेटर एस इन एस डी रैम। तो जो हमारा एस होता है एस डी रैम में, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो एस हम बोलते हैं सिंक्रोनस को। कि जो हमारी एस डी रैम होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखो डी रैम की तो आपको पता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस से हमारा क्या बन जाता है, सिंक्रोनस। ओके, तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करके मतलब नोट कर लेना इसको, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ कंप्यूटर रैम इज, जो हमारा कंप्यूटर है उसमें रैम क्या होता है, उसके बारे में पूछा है। तो रैम देखो एक्चुअल में बेसिकली होती क्या है, मैंने अभी बता ही दिया। तो रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल तो होती नहीं है, नॉन वॉलेटाइल होती है, नन ऑफ दीज है नहीं, तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है हमारी रैम। इजी क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस इन अ एस रैम। ठीक है, एस क्या होता है, मैंने अभी बता ही दिया क्या होता है, स्टैटिक रैम बोलते हैं इसको, है ना। एस स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। और एस रैम से हमारी कौन सी मेमोरी बनती है, हमारी कैशे मेमोरी बनती है। आपने ये चीज, तभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है ये चीज, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ मेमोरी मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस डाटा। देखो वही चीज है, अगर आपको डाटा को सेव रखना है तो उसको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई चाहिए, तो वो कौन सी मेमोरी होती है, हमारी रैम होती है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। और रैम को ही मैंने क्या बोला कि टेक्निकल टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक रैम बोलते हैं। इजी है, यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो देखो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है, मैंने वही चीज बताई, प्राइमरी हमारी कौन सी होती है, एक तो हमारी रैम होती है और दूसरी हमारी कौन सी होती है, रोम होती है। दो हमारी प्राइमरी है, तो रैम का यहाँ पे एग्जांपल क्या है, फर्स्ट ऑप्शन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन द वर्ड ईडीओ रैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीओ। तो जो हमारा ईडीओ होता है बेसिकली, उसमें जो पूछा है कि जो हमारा ईडीओ होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपने नोट करके लिख लेना है अपनी कॉपी के ऊपर कि जो आपका ईडीओ होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड डाटा, ठीक है, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपने क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, क्योंकि ये चीज काफी बार पूछी जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको नोट करके लिख लेना है, क्योंकि रैम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पर ईडीओ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ईडीओ को अलग से पूछा जाता है एग्जाम में, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टाइम विच टाइप ऑफ मेमोरी इज फास्टेस्ट। अगर हम एक्सेस टाइम की बात करें कि सबसे कम किसको टाइम लगता है एक्सेस होने के लिए, देखो जब भी हम बात करते हैं सीपीयू की, तो सीपीयू के सबसे पास कौन सा आता है, रजिस्टर, उसके बाद आता है कैशे, उसके बाद आता है रैम, और उसके बाद आता है हमारे पास सबसे लास्ट में हार्ड डिस्क ड्राइव। अब देखो मान लेते हैं सीपीयू हूं मैं, अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन कौन देगा, रजिस्टर देगा, कैशे देगा, रैम देगा, कि हार्ड डिस्क ड्राइव देगा। ऑब्वियसली जो मेरे सबसे पास है, जो मेरे सबसे पास है वही मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देगा ना। तो यहाँ पे वही है कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम, जिसको मैं काफी जल्दी एक्सेस कर सकता हूँ सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में, वो कौन सा है, रजिस्टर।
तो यहाँ पे क्या राइट आंसर बन जाएगा, सीपीयू रजिस्टर। मान लेते हैं रजिस्टर ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो उसके बाद देखो सबसे पहले कौन मिलता, उसको कैशे मिलता, तब उसका राइट आंसर क्या बन जाता, कैशे बन जाता। ओके, ऐसे करके आपने क्या करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज मेनली यूज टू सिंक्रोनाइज विद द हाई स्पीड सीपीयू टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। मतलब ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो हमारा हाई स्पीड होती है सीपीयू की, उसके साथ एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ताकि सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ठीक है, वो किस टाइप की मेमोरी होती है, वो हम बेसिकली किसका यूज करते हैं उसके बारे में पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको याद करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, कैशे मेमोरी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, सॉरी, अब इस चीज को मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास सीपीयू होता है ना, सीपीयू की अपनी मेमोरी तो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी, जो उसके साथ ही होती है, मतलब उसके साथ ही चलती है सीपीयू के साथ। अब देखो, सीपीयू की स्पीड है काफी ज्यादा, पर जो हमारी दूसरी मेमोरीज होती हैं, जिस जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चलती हैं, जैसे मैंने भी आपको क्या समझाया, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं वो सारी सारी कहाँ चलती हैं, रैम के ऊपर चलती हैं। पर ये रैम क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि जहाँ पे सीपीयू मान लेते हैं 1 सेकंड में क्या कर सकता है, 100 इंस्ट्रक्शन चला सकता है, मतलब 100 इंस्ट्रक्शन पढ़ सकता है। वहीं रैम मान लेते हैं 1 सेकंड में कितनी पढ़ सकता है, 10 इंस्ट्रक्शन ही दे सकता है या फिर पढ़ सकता है। ओके, तो देखो कहाँ पे 100, कहाँ पे 10। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, मतलब सिंक्रोनाइज करने के लिए, हम बीच में कौन सी मेमोरी का यूज करते हैं, कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। ओके, तो कैशे मेमोरी क्या करता है, जो भी डाटा सीपीयू को बार बार रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जैसे मान लेते हैं कोई डाटा है, वो सीपीयू को बार बार रैम से लेना पड़ रहा है, तो वो क्या करता है, उसकी एक छोटी सी रेप्लिका कॉपी क्या करता है, कैशे के अंदर डाल देता है। मतलब जो भी डाटा बार बार यूज किया जाता है, क्योंकि कैशे का मतलब ही क्या होता है, कैशे एक ऐसी मेमोरी होती है जो फ्रीक्वेंट डाटा होता है, जो सीपीयू को बार बार चाहिए होता है, तो फ्रीक्वेंट डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है। फ्रीक्वेंट डाटा को कौन स्टोर करता है अपने अंदर, कैशे स्टोर करता है। ताकि क्या है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम उसने कोई चीज मांगी जो कैशे के पास नहीं थी पर रैम के पास थी, तो वो रैम से वो डाटा लेगा, एक तो रैम से अपने पास डाटा ले लेगा और उसी डाटा का एक कॉपी कहाँ डाल देगा, कैशे के अंदर डाल देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उसको उसी डाटा की जरूरत पड़ी तो वो सीधा कैशे में देखेगा, तो जैसे कैशे में उसको डाटा मिल जाएगा तो वो किसको भेज देगा, सीपीयू के पास भेज देगा। ओके, ऐसे करके क्या होता है, पूरी की पूरी जो वर्किंग चलती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इन इंक्रीज ऑर्डर एंड देयर साइज। मतलब सिंपली वो बताना है कि जो बढ़ते क्रम है आपके बताने की, सबसे छोटी कौन है, फिर बड़ी 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 ऐसे आपने बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले क्या आता है, रजिस्टर आता है, फिर मैंने वही बताया, पहले रजिस्टर, फिर कैशे, फिर रैम, फिर हम आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट और आपने इस चीज़ को याद रखना है। और कई बार आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेमोरी हिरार्की पूछी जाती है। तो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आपके सीपीयू रजिस्टर आते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे फास्टेस्ट कौन आती है हमारे पास कैशे आती है। कैशे के टाइप्स होते हैं L1, L2 और L3। ये क्या हमारे पास कैशे हैं, और ये किससे बने होते हैं, हमारे पास एस रैम से बने होते हैं, स्टैटिक रैम से। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है हिरार्की में, वो कौन आता है हमारे पास, मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रैम बोलते हैं। और रैम को हम क्या लिखते हैं, डी रैम लिखते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और लास्ट में हमारे पास क्या आती हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। ऐसे बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जो हमारी रैम रोम आती है वो हमारी इस एरिया में आती है, और लास्ट में हमारी क्या आती है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन सी आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये हमारा क्या होता है, मेमोरी हिरार्की होती है, कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, एक चीज आप नोट कर लेना, कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, तो आपकी कैपेसिटी क्या होती है, वो बढ़ती है। कैपेसिटी मतलब जो आपकी स्टोरेज होती है ना, मान लेते हैं रजिस्टर का स्टोरेज 1 है, तो जो कैशे है वो 2 बिट अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मेन मेमोरी मान लेते हैं 3 कर सकता है, और हार्ड डिस्क कितनी कर सकता है, 4 कर सकता है। ठीक है, तो कोई मतलब सीपीयू 1 किलो, एग्जाम्पल अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल समझना है तो ऐसा समझ लेते हैं कि सीपीयू एक ऐसा पर्सन है, वो सिर्फ 1 केजी सामान ही लोड कर सकता है अपने, मतलब 1 किलो सामान ही उठा सकता है। पर वहीं जो कैशे है वो 2 किलो उठा सकता है, मेन मेमोरी 3 किलो उठा सकता है सामान, और हमारे हार्ड डिस्क और एसएसडी है वो 4 किलो उठा सकते हैं।
तो ऐसे करके आपको आइडिया रहेगा कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वैसे वैसे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है, मतलब ज़्यादा स्टोरेज होती है। और अगर हम उल्टा पूछें कि देखो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, तो स्पीड हम ऊपर से नीचे करें तो सबसे स्लो हमारा ये होता है, सबसे स्लो हमारा ये होता है। तो स्पीड के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये आ गया। और अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड पे नंबर 1 पे ये आता है सबसे स्लो, उसके बाद दूसरे पे ये आता है, तीसरे पे ये आता है और चौथे पे ये। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये वाला सबसे फास्टेस्ट है और ये वाला क्या है, यहाँ पे सबसे स्लोएस्ट है। ये चीज़ याद रखनी है, ऐसे नहीं करना कि नंबर 1 है तो ये सबसे फास्ट होगा। सबसे फास्टेस्ट कौन होते हैं हमारे, सीपीयू के रजिस्टर, उसके बाद फास्टेस्ट कैशे आता है, उसके बाद मेन मेमोरी आता है, सबसे लास्ट में जो फास्टेस्ट है वो जो हमारा एक तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव आती है। ठीक है, तो आज के लिए हम चलो 25 क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 100+ क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइसेस के, जिनका भी एग्जाम है वो इनको देख लें, क्योंकि जो थ्योरी के साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपका क्या होता है ओवरऑल जो भी कंसेप्ट है वो सारा डिस्कस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट या कोई क्वेरी आती है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। जो भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगते हैं मुझे ऐड ऑन करने हैं वो आप मुझे नीचे सजेशन दे सकते हो, और अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ इसको शेयर करो। ठीक है, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।